कामयाबी के इस सफ़र में धूप का बड़ा महत्व है। मैंने कहा कामयाबी के इस सफ़र में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब छाँव आती है तो कदम रुकने लगते हैं, इसलिए चलते रहिए, है ना। धूप समझकर दौड़ते रहिए, चलते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को उसी रफ्तार के साथ, उसी जोश के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के सैंपल पेपर 1 की। बच्चे बड़े ही परेशान थे इस क्वेश्चन पेपर को लेकर कि भौतिक विज्ञान के जितने भी सैंपल पेपर है इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन में सभी को प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो एकदम तैयार हो जाइए, कॉपी पेन हाथ में लेकर बड़ी शिद्दत के साथ। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो भी, और जिनको कुछ आंसर आपको जो है नहीं मिले तो वो भी बैठ जाइए अपने हाथ में कॉपी पेन के साथ, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर, और एक एक क्वेश्चन का एकदम डीप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा बातचीत होती रहेंगी आगे। तो जो सैंपल पेपर है भौतिक विज्ञान का, और भाई इसमें जो खंड ए है और खंड ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं 3। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बेसिक बात करूं तो विद्युत क्षेत्र का जो बेसिक मात्रक होता है, तो भाई आप सभी को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू कहीं ना कहीं E इक्वल टू नॉर्मल है भाई F अपॉन क्यू। इसके जो बेसिक फॉर्मूला है E इक्वल टू F अपॉन क्यू। इस हिसाब से इसका मात्रक नंबर 1 यानी कि न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि उसमें कहा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से नहीं है। तो नहीं है कि बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर बात आपसे नहीं है कि यहाँ पर हो रही है तो आप इसके दूसरे ऑप्शन को भी सोल्व करिएगा, और दूसरे ऑप्शन को भी जब आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा कि भाई जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जूल प्रति कूलाम। अगर मैं बात करूं जूल प्रति कूलाम की, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है जूल प्रति कूलाम, तो ऑप्शन नंबर 2 में जूल प्रति कूलाम, और ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और चौथे ऑप्शन में दिया है वोल्ट प्रति मीटर, है ना। जरा गौर कीजिए मेरी बात पे। उसने कहा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये बात क्लियर है कि वो नहीं पूछ रहा है। अगर आपको निगेटिव पूछ रहा है तो आपको मेरे भाई आंसर भी निगेटिव ही चॉइस करना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि तड़ाक आंसर लगाया, क्योंकि जितने भी मैंने ऑफलाइन मैथ्स में बताया है कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा हाथ थाम के काम करना होगा, है ना। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखा और बस अपना ये लिखा क्यू अपॉन एफ अपॉन क्यू, और ये लो जी पहला ऑप्शन इज राइट हो गया। लेकिन इसमें भूल जाते हैं कि इसमें नहीं दिया है, नहीं, है ना। तो चलिए एक बात बताइए मुझे, अगर मैं न्यूटन को जूल के पदों में कन्वर्ट करूं, तो देखो जरा, अगर मैं न्यूटन को जूल के पदों में कन्वर्ट करूं तो आप नॉर्मल सूत्र बता दो कार्य का। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। तो भाई जूल बराबर, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या हुआ जूल, तो जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर। तो न्यूटन बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन बराबर आ जाएगा जूल प्रति ये, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं क्या कि सी भी इसका ऑप्शन है, और वोल्ट प्रति मीटर भी इसका होता है, क्योंकि ई बराबर वी अपॉन डी। बताओ होता नहीं क्या। तो यानी कि चौथा भी है मात्रक, तीसरा भी मात्रक है, और पहला भी मात्रक है। तो मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम ये नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही किया था तो उनका सही है। बच्चों से मैं नहीं पूछा था तो आपको नहीं में ही इसका नेगेटिव जवाब देना होगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है किरचॉफ का दूसरा नियम यानी कि जो लूप का नियम है किस पर आधारित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5,90,854 करोड़ बार इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बात आपको मैं बता दूं पहले ही, ये जो मैं यहाँ पर सैंपल पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ अनसोल्व पेपर के रूप में, तो आपको ध्यान देना होगा
एकदम टॉपर लिस्ट के क्वेश्चन है, जो ट्रेंडिंग में रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एकदम ट्रेंडिंग में है, ऐसे क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पर अपने सैंपल पेपर में खुद लिखा है, खुद इनको सेलेक्टेड नाम दिया है, क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और हर बार अलग रूप धारण करके एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये जितने भी सैंपल पेपर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ एकदम धुआंधार तरीके से आप इनको पढ़िएगा और इसी में से निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन हाँ अगर आप इनकी ही तैयारी करते हो अच्छे से तो आपको जो आप चाहते हो, जितने मार्क्स आप हासिल करना चाहते हो, निश्चित रूप से वो रिजल्ट आपका उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो मैंने कहा किरचॉफ का दूसरा नियम जो लूप का नियम है वो किस पर डिपेंड है। तो मैं बात करूं ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, तो मेरे भाई आप सिंपल सी बात करें, अगर जो लूप का दूसरा नियम है उसमें क्या चीज फिक्स्ड होती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो पूरे प्रोसेस में जो होता है मान निश्चित, तो भाई वो वोल्टेज का मान निश्चित होता है और मैं वोल्टेज के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम की यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों बात होगी। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है तो ए इज राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जिन बच्चों ने किया था ऊर्जा संरक्षण, तो उनका ये ऑप्शन बड़ा ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, गै में कहता है क्या, तो गै में दोस्तों कह रहा है वो, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर गै ऑप्शन में, जो गै ऑप्शन नंबर में दिया है तो भाई उसमें कहा है ऑप्शन नंबर गै में कि मयो 0 एप्सिलॉन 0 और माइनस का घात क्या है, माइनस का घात 1/2 है। ठीक है, इसकी जो घात दिया है वो दिया है माइनस का 1/2। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे भाई, बहुत ज़्यादा इस ऑप्शन को लेकर बच्चे कन्फ्यूज में थे। तो अगर मैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं इसके चारों ऑप्शन की यहाँ पर बात करूं तो मैं चारों ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। 3 × 10⁸ सेमी प्रति सेकंड, दूसरे ऑप्शन में दिया है 0.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है 3 × 10⁹ सेमी प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर 4 में जो कह रहा है 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड। तो एक बात बताइए, आप एक बात ये बताइएगा कि जो मयू 0 और एप्सिलॉन 0 का मान है, हालांकि आपको कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन बैचेस में मैंने आपको धुआंधार तरीके से एकदम अच्छे से इसको डिस्कस किया है, एकदम बड़े लेवल पर इस क्वेश्चन को। तो आपको एक बात बता दो, अगर मैं जो सी की वैल्यू होती है भाई वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको ये ढूंढना है, मैंने कहा जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो इसका मान होता है, तो जरा छाटिए इसका मान किसमें है। 3 × 10⁸ है, तो कुछ बच्चे इसी को सही करके आ जाते हैं क्या। बच्चों मैंने आपको कहा था कि भले ही आपसे कोई क्वेश्चन अच्छे से आता हो, फिर भी आपको थोड़ा सा हाथ रोक कर वहां पर सोच समझ के क्वेश्चन करना हो। अब समस्या क्या है, ये सेमी प्रति सेकंड दे दिया है, वहां है मीटर प्रति सेकंड, सबसे बड़ी बात है ये, है ना। अब आप इसको एक काम करिएगा, तो जब आप इसको चेंज करेंगे, अब ये 0.3 तो नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अब ये भी नहीं होगा। अच्छा, इस मीटर को आप किस में कन्वर्ट करिएगा, सेमी में कन्वर्ट करिएगा, है ना। तो इस विचार से इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। बताओ, इतनी बात सभी के लिए क्लियर है। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई तो बढ़ते हैं हमारे खंड नंबर 2 में, जो प्रत्येक क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, आप इसको देखना चाहो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खंड 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है भाई, इसको भी देखते हैं। इसमें जो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, बस को रब कर दिया। इसके जो पहले क्वेश्चन में चुंबकशीलता का मात्रक और वी में सूत्र याद कीजिए। ठीक है, चुंबकशीलता प्रश्न नंबर 2 का क्या है, चुंबकशीलता।
चुंबकशीलता, और सबको बताया चुंबकशीलता क्या होती है, ये मई जीरो है ना, तो क्या है मई जीरो। अब एक बात बताओ, चुंबकशीलता का जो मान होता है, अगर मैं चुंबकशीलता के मान की बात करूं, देखो एक बात और ध्यान रखियो आप, एक तो विद्युतशीलता और एक चुंबकशीलता, दोनों सेम सेम सी चीजें हैं, धोखा ना खा लीजिए बिल्कुल भी वहां, ठीक है। तो इसमें कह रहा चुंबकशीलता, अब चुंबकशीलता का जो मान होता है, तो चुंबकशीलता का जो मान होता है वो कितना होता है, बल बताओ, 4 पाई × 10⁻⁷ भाई ये तो होता है चुंबकशीलता का मान। और अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये ठीक है। आप इसको वेबर के पदों में लिख सकते हो, है ना, किलोग्राम मीटर सेकंड इस तरह के पदों में भी लिख सकते हो। तो यह जगह इसका मात्रक भी लिख दिया और मान भी लिख दिया। आगे कह रहा हो इसमें वी में सूत्र, लो जी वी में सूत्र भी बता देंगे, वी में सूत्र बताओ, वी में सूत्र कैसे निकाल लोगे, इसी से निकाल दो मात्रक से ही। देखो मई जीरो बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन, और न्यूटन मतलब बल, और बल मतलब mL/T⁻²। मैंने कहा जो बल का वी में सूत्र होता है ना mL/T⁻², और भाई एम्पियर का क्या होगा E, तो A/2, ठीक है। एम्पियर का स्क्वायर है तो A का स्क्वायर, देखो mL/T⁻², और ऊपर A चला गया तो माइनस का, ठीक। देखो जब नीचे ये प्लस का हो ना तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। और अगर नीचे माइनस का होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता, प्लस का। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट चाहो ले लो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया, सूत्र पूछ लिया, चलो यही देख लेंगे। इसमें कहा कि चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, लो के लंबवत, ठीक है, वी वेग से चल रहा कोई आवेश लगा दिया क्यों, और एफ की गणना करनी। बताओ एक, जब कुछ बच्चे ये कह रहे थे ना कि ये तो लैपटॉप का चित्र सा बनवा दिया, ठीक है, याद है आपको, जब मैंने आपको एक बार ये इस तरह का व्यंजक करवाया था, अगर याद आ रहा हो, हल्का सा इस तरह का, तो देखो बिल्कुल एकदम लैपटॉप जैसा, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये आवेश आपका क्या हो, क्यों हो, और भाई ये वी वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, तो इसका जो इस तरह से चीजें हैं, यानी कि बल का मान आपको अगर कैलकुलेट करना है तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरह का सूत्र था कि नहीं था, ये आगे मान निकल। तो कौन से क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसको नोट कर लेंगे। अफसोस एक चीज दे दी उसने, अब उसने एक चीज इसमें ये कह दी कि वो कर रहा है लंबवत प्रवेश, और लंबवत के लिए बच्चों यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो 1 की जब आप इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी, बस न्यूटन लिख लो यहाँ, आगा मात्रक न्यूटन, और मान इसका निकल के आगा क्यू वी बी। इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो तो अगला क्वेश्चन, देखो भाई, अब अगले क्वेश्चन में कहा है किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का जो ज्ञ है, तो विद्युत क्षेत्र E और भाई धारा घनत्व J में कह रहा है कि क्या संबंध है। तो इनमें आपको यहां पर संबंध बता देना है। अगर मैं इसके संबंध की बात करूं तो J में और E में जो संबंध आपको बताना। अच्छा चलो एक बात बताओ, E बराबर क्या हो, V/L या V/D। मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभव बटे विस्थापन कह लो, या लंबाई कह लो, या चौड़ाई कह लो बीच की, या दूरी कह लो, ठीक है। अच्छा, और धारा घनत्व का भी हमारे पास एक अलग से सूत्र है क्या,
जे बराबर आई अपॉन ए। ठीक है, तो जे बराबर आई अपॉन ए। अब यहां से अगर मैं तुम्हें एक मान बता दूं, देखो इसका तो एक फॉर्मूला ही होगा, एक फॉर्मूला तो होगा ये, लेकिन वो ऐसा सूत्र चाह रहा है आपसे। बात को समझो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन में उसने ये कहा कि उसे कोई ऐसा सूत्र बता दो जिसमें क्या हो, इसमें ए भी हो और जे भी हो। तो ऐसा तो भाई रो वाला है, तो रो बराबर क्या हो, ई अपॉन जी। लो या भी आ गया भाई, एक नंबर के सवाल है, एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतनी बात आप सबकी समझ में आ गई। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में उसने कहा विभव प्रवणता क्या है। घ क्वेश्चन नंबर में उसने कहा है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता, वैसे तो तुम इसके हिसाब से भी बता सको विभव प्रवणता का मान। ठीक है, ऊपर जो सूत्र लिख रहा नहीं, ये भी क्या है, एक तरीके से विभव प्रवणता ही है। पर मैं तुम्हें एक बात बता रहा, चलो देखो, अगर मैं विभव प्रवणता क्या कर दूं, विभव प्रवणता को अगर मैंने लिख दूं विभव प्रवणता, क्योंकि थोड़ा सा माइनस में लिखा जा, विभव प्रवणता बराबर अगर मैं क्या कर दूं माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि वोल्टेज के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन। ठीक है, या दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, देखो मैंने कहा दूरी के सापेक्ष या दूरी के साथ होने वाले विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा अगर आपके डेफिनेशन याद भी नहीं आ रही ना पेपर में, तो आप लोग क्या कर दो, केवल फॉर्मूला लिख दो। तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख दोगे वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नंबर एकदम कंटिन्यू मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बात का ध्यान रखें कि वो सूत्र वही होना चाहिए जो उसमें पूछा जा रहा, और ये चीजें हमारी तभी लग सके जब क्वेश्चन में क्या है, किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य, ऐसी बात पूछी जा रही हो, तो आप उसका जो मुख्य फॉर्मूला होता है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और वैसे इसकी परिभाषा लिखना इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो मैंने कहा दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहें, विभव प्रवणता। बताओ है नहीं क्या एकदम आसान। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया इसने, डै में क्या कह रहा भाई, एक गुलाम, इसे वेरी इंपोर्टेंट कर लियो भाई क्वेश्चन को, एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिन बच्चों के पास मॉडल वगैरह है नहीं या मॉडल हो, एक बार देख लियो कितनी बार पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हें वहां सन 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 लिखे हुए मिलेंगे, या करके इस तरीके से। तो एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक गुलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आपको निकालनी है यहाँ। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैं आपको थोड़ा सा हाईएस्ट इसलिए पढ़ा रहा, थोड़ा सा तेजी के साथ इसलिए पढ़ा रहा ताकि वीडियो कम बने, छोटा बने और काम ज़्यादा हो। इसीलिए मैं हर चीज़ को यहाँ लिख नहीं रहा, केवल समझाने से ही काम चला रहा हूँ बच्चों। ठीक है, और अगर मान लो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो वो मैं केवल आपको बता दूंगा कि किस किस चैप्टर में कहाँ मिलेगा इसका आंसर और कैसे लिखना है। तो आप इसी से तसल्ली कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वो कह रहा है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम मुझे, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है, यानी कि आवेश है, आवेश का बस क्या रखना आपको यहाँ, आवेश का क्या रखना, सूत्र रख दो। जैसे ही आप आवेश का सूत्र रखोगे तो देखो Q बराबर क्या हो, N। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q का मान कितना है, 1। तो मैंने कहा Q का मान 1 और N का मान ज्ञात करना, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे भेज 10 के नीचे, N बराबर कितना होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। लो आगा आंसर, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अच्छा भाग भी देना चाह रहे हो तो भाग दे लो। देखो इस पॉइंट को हटा के 1 0 बढ़ा लो, तो 5 दूनी 10 और यहाँ जाएगा 8 दूनी 16। तो 5 को भाग दो किससे, 8 से, पॉइंट लगाकर शुरू में 0 बढ़ा लो। 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितने बच गए, 2 पॉइंट तो लगी रहा, 0 बढ़ा लो। 8 दूनी 16, कितने बच गए, 4 पॉइंट तो लगी रहा, 0 बढ़ा लो। 8 बजे 40, तो ये आ गया भाई 0.62 5 और गुणा 10⁻+19 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का आना तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लो
ठीक है, तो देखो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो देख लो भाई, ले लो, और नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब स्केच ही बदल दो, अब ले लो ब्लैक का नंबर। ठीक है, देखो तो बच्चों पता है क्या, ये जो आज आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत है ना, निश्चित रूप से आपको एक दिन जीरो लेवल से टॉप लेवल पर ले जाएगी, और इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस है, छोटा सा एक अनुभव है, जो मैं आपको कभी कभी बीच बीच में बताता रहता हूँ। ठीक है, आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, डीप पढ़ोगे, मन लगा कर पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप हाईएस्ट को प्राप्त करोगे। ठीक है, हाईएस्ट को तभी प्राप्त करोगे। पब्लिक क्या कहती है, आपके मित्र परिवार वाले क्या कहते हैं आपके पढ़ाई को लेकर, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि जब बच्चों पहाड़ पर कोई चढ़ता है ना, तो वहाँ सबकी नजर जाती है, सब देखते हैं, और जब बीच में चढ़ने वाले होते हैं तो रास्ते में कितनी कटीली हैं, कितनी मुश्किलें हैं, आपने पता नहीं कितनी नींद खराब की होगी, सुबह उठना, रात को देर तक पढ़ना, है ना, चाहकर भी नहीं सो पाते, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आज आपका जागना आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम्स जीवन में नहीं आने देगा, और सच्चाई भी यही है, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन। मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये ब्लैक देखो, एकदम एकदम बढ़िया। ठीक है, एकदम चमाचम मौज गति। मैंने कहा 1 सेमी त्रिज्या के एक गोले को, ओहो ये समस्या है कि 1 सेमी त्रिज्या का एक गोला है। चलो भाई बना लो, अगर उसने आपको एक गोला दे दिया तो बना लो। 1 सेमी का है ये गोला, लो भाई 1 सेमी का ही बना लेंगे भाई, ये लो, आप अपने हिसाब से बना लियो। ठीक है, मैंने इसकी नाप के ही बनाया। अच्छा क्यों का मान कह रहा है, ये लो क्यों का मान भी कह रहा भाई, वो क्यों का मान कह रहा है, वो 1 गुलाम रख लो जी। ठीक है भाई रख लेंगे। अब वो कह रहा बच्चों आपसे बी का मान। ठीक है, अब ऐसा कोई सूत्र हो दुनिया में, अगर दुनिया में कोई ऐसा सूत्र मुझे बता दो कि जिसमें क्या क्या हो, जिसमें v हो, जिसमें q हो, जिसमें क्या हो त्रिज्या हो, सारे मान, है ना, सारे मान अगर यहाँ पर कोई बता दे तो सारे के सारे मैं मान यहाँ पर सूत्र में एडजस्ट कर दूं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल कि जो उसने गोले की जो त्रिज्या दी है वो सेमी में दी है ना, तो गोले की जो त्रिज्या दी है 1 सेमी, तो मैंने कहा 1 सेमी को अगर हम यहाँ सेमी की जगह मीटर लिख दें तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाए कि 10⁻⁻2 मीटर में अगर लिख दूं तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर। और अगर मेरे पास यहाँ विभव की मैं बात करूँ, क्या मैं अगर विभव की बात करूँ तो 1/4πε0 और Q/R, इस फॉर्मूले में अगर ये मान रख दिए जाएं तो एकदम से क्वेश्चन को उखाड़ कर फाड़ कर उड़ा दीजिए। देखो तो v = 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ और भाई q का मान है 1, देखो 1 गुलाम, और r का मान है 1 × 10⁻²। अब ये -2 ऊपर जाइएगा तो प्लस। ठीक है, अब ये कोई मान माइनस से अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस, सेम वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी। मैंने कहा अगर कोई चीज माइनस में है वो ऊपर जा रही है घात की, तो भाई ये भाई क्या होगा वहां पर प्लस हो जाएगा। सेम वैसा ही प्रोसेस लाइफ का है। ठीक है, तो निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से अगर दूर रहेंगे तो तभी आप टॉप पर जाओगे। तो जैसे ये निगेटिव दूर जाएगा तो टॉप पर जाएगा और प्लस में हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 2 ये 11, तो 11 वोल्ट। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की मैं यहाँ पर बात करूँगा
और मुझे लगता है भाई जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो इसमें कहा है 60 वाट और 30 वोल्ट, बिल्कुल 60 वाट और 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट की सप्लाई से जलाने पर, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे बताऊंगा। खैर इसमें कहा है 60 वाट, ये पी का मान है 60 वाट, पी का मान 60 वाट, वोल्ट वी बराबर 30 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहा है 90 वोल्ट की सप्लाई से जला दो। एक बल्ब, एक काम करो बल्ब बना लो भाई, एक बल्ब बना लिया, ये लो, ठीक है। अच्छा ये इसके क्रम में तो कह रहा है एक श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया, इसका मान है R। देखो क्वेश्चन की जड़ जड़ पकड़ो, जड़ एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। देखो इसमें कहा 60 वाट और 30 वोल्ट, ये लो भाई, ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब के लिए है ये मान, ये जो मान है पी का और वी का, ये किसके लिए, बल्ब के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसने कहा कि इनके पड़ोस में एक प्रतिरोध लगा दिया, ये लो लगा दिया R प्रतिरोध। आगे क्या कह रहा हो, आगे कह रहा है इसके श्रेणी क्रम में लगा दिया, ये लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उसने मेन पावर जो दे दी, ठीक है, उसने जो बैटरी से में जोड़ दी, वो जोड़ दी कितनी की, वो जोड़ दी इसने 90 वोल्ट की। और बच्चों आपसे वो कह रहा तुम्हें कि कोई इसका मान बताओ, जुड़े प्रतिरोध का मान बताओ। लो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि भाई अगर मैं इसका प्रतिरोध निकाल लूं, बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो, ठीक है, तो P बराबर वी आई, P बराबर वी आई। अच्छा अगर मैं P बराबर वी आई की बात करूं तो इसमें धारा कितनी है, इसमें बल्ब में धारा कितनी, ऐसा भी कर सकोगा तुम, देख लो इसमें धारा कितनी बताओ। तो P का मान है 60 और V का मान है 30, तो I का मान आ जाएगा 2 3 6, तो 2 एम्पेयर की इसमें धारा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखियो, जितनी धारा वहां है ना उतनी धारा यहाँ से चली, तो I का मान कितना, 2 एम्पियर। भाई श्रेणी क्रम है ना, ऑफलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, मैंने कहा जितनी धारा यहाँ से चली उतनी धारा वहां पहुंच गई, तो इसका मतलब I का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। अब जब I का मान 2 एम्पियर हो ही गया, ठीक है, अब मैंने कहा जब I का मान 2 एम्पियर हो गया तो अब आप क्या करो, अब आप इसका तो ये तो इसका तो प्रतिरोध बता दो आप। देखो V बराबर आई आर, इसका प्रतिरोध निकाल लें बैटरी का। अब जब बैटरी का प्रतिरोध निकलेगा वो निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, और पहले वाले को मान लो R1, और R1 का ही मान वो थारे पर ज्ञात करवा रहा, क्या करवा रहा हो, R1 का मान ज्ञात करवा रहा। देखो तो V बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा V का मान है 90 और I का मान है 2, I का मान है 2, तो R का मान निकाल लो, तो V का मान 90/2, ठीक है, तो R का मान आ गया 45, 90 दूनी ओ 90 को 2 भाग दोगे तो 45 दूनी 90, तो R का मान है 2 और 45 ओम। अब जब तुल्य प्रतिरोध R का मान 45 ओम आ गया, ठीक है, और भाई तुम्हारे पास अगर इसका मान हो, इसका R का मान हो, यहाँ R का मान बताओ, यहाँ R1, इसे R1 मान लो, एक को R2 मान लो, इसे मान लो R1। तो ये जो बल्ब का प्रतिरोध है, तो बच्चों बल्ब का प्रतिरोध मान लो कितना, R1 मान लूं, तो देखो तो वही P बराबर या V बराबर आई आर, V का मान ये वाला 30, तो 30 और R का मान I का मान 2। भाई देखो जितनी धारा यहाँ से चली उतनी धारा वहां पहुंच गई, और धारा का मान निकाला था P बराबर वी आई से। अब तो V का कोई रोल ही नहीं है इस पिक्चर में। देखो तो R का मान कितना निकल जाएगा, R1 मान रखा तो 15, ठीक है, तो R1 का मान मैंने कहा 15 और R का मान कितना 45, और तुल्य प्रतिरोध क्या हो श्रेणी क्रम में, बोल लो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में बताओ R बराबर R1 प्लस R2, और R का मान कितना 45 बराबर R1 का 15 प्लस R2 का है नहीं, तो ये 45 इधर का क्या हो जाएगा माइनस, 15 माइनस के R2, तो R2 का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 में से 5 गया 0, 1 3 30, तो 30 ओम इज राइट ऑप्शन,
जो ऑप्शन कहाँ है, तो हल करने वाले क्वेश्चन दिखे। हाँ बिल्कुल, तो प्रतिरोध का मान आ गया। लो हमारा R2 का मान कितना निकल के आ गया, 30 ओम। यहाँ पर आपका मान निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ये जो मान है आपका भाई 30 ओम आपका मान निकल कर आ जाएगा बल्ब के लिए। बताओ आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपका ये 30 ओम आर का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड एकदम धुआंधार तरीके से सड़ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत हो न्यूमेरिकल में समझने में, कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, समस्या, इशू, कोई भी दिक्कत अगर क्वेश्चन को लेके हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन को मैं धुआंधार तरीके से एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया हूँ। और बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होने पर आप मुझसे तुरंत कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रयास करूँगा जल्द से जल्द आपको वीडियो उस संबंध में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन में कहा है कि दिक्पात का कोण एवं नति कोण को परिभाषित कीजिए। दिक्पात का कोण, नति कोण, ठीक है। तो दिक्पात का कोण और नति कोण को मैंने इतने अच्छे से डिस्कस किया है कि कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही और घूरते ही साथ के साथ कर देंगे कि ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ले जाओ, उठा लो इसे। देखो जरा, अगर आपके हल्का हल्का सा याद आ रहा हो, जब मैंने आपको कहा था कि भाई ये पृथ्वी है और पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है ना, और ये भूगोल ने यानी कि भूगोल वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये जो सिरा है ये उत्तर और ये जो निचले वाला पार्ट है ये दक्षिण। तो बिल्कुल सीधी रेखा में, और मैंने कहा सीधी रेखा में ये और उत्तर दक्षिण एकदम सीधी रेखा में होते हैं। किसने बताई ये बात? भूगोल ने बताई। पता नहीं कितने सालों तक हमने यही पढ़ी। ठीक है, एकदम सीधी रेखा में काटिएगा पृथ्वी को, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उत्तर और नीचे वाला पार्ट जो है आपका साउथ, दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो भौतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक है ना, इनकी खोपड़ी थोड़ी अलग से ही काम करती है। ठीक है, अब अलग से तो काम करती होगी, आप समझ भी सकते हो कि सब्जेक्ट अलग है तो खोपड़ी भी अलग ही काम करेगी ना। अब आइंस्टाइन को देख लो, कितने माइंडेड आदमी थे। खैर, तो देखो बच्चों, अब मैं यहाँ अगर बात करूँ, ये भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि भाई जो भूगोल के वैज्ञानिकों ने बता रखा उसका नाम तो धर दो भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, और जो हमारे वाला है चुंबकीय यामोत्तर है, चुंबकीय यामोत्तर है। ठीक है, तो बच्चों इसको मैंने कहा भौगोलिक यामोत्तर को और चुंबकीय यामोत्तर को काटने वाला जो न्यूनतम कोण होता है, जो सूक्ष्म कोण होता है, जो छोटा कोण होता है, एकदम छोटा यानी कि बहुत कम, उसी कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, बताओ इस तरीके से आपकी समझ में आ रहा है? अगर आपकी समझ में इस तरीके से आ रहा है तो
आप अपनी ही लैंग्वेज में बनाकर एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप बना कर लिख सकते हो। ठीक है, एकदम अच्छे से अपने गुरुजी को, अपने एग्जामिनर को आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो कि गुरुजी हम कहना चाहते हैं कि भूगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो न्यून कोण बनता है, न्यून मीन्स बहुत कम कोण होता है, छोटा कोण होता है, तो उसी को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। आप ट्रिक के भी समझ सकते हैं। दिक मीन्स दो, पात मीन्स खंडों को बांटने वाला कोण, यानी कि दो खंडों को बांटने वाला कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। बताओ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है भाई, एक चीज और है, सबसे बड़ी समस्या है कि ना तो आप वीडियो को लाइक करते, ठीक है, और ना कहीं शेयर करते, ठीक है, और ना कमेंट करके कुछ पूछते, बस देखोगे चुपचाप। बस अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो बताया करो ना, तभी तो पता चलेगा। आप लोग देखते हो बस, भाई बताया करो कि वीडियो में कहाँ क्या था, कौन सा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है, समझ में आया है तो बताया करो कि जी समझ में आ गया है, बढ़िया है, तारीफ किया करो। ठीक है, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन किया करो कि यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, टॉपिक पर फिर से चर्चा किया करेंगे, तभी तो मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी आप ही की जैसा ही। इसलिए आप लोग क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है वो पूछ लिया करो। ठीक है, कमेंट आपका है और आपका ही रहेगा। ठीक है, आप इस पर डिस्कस किया करो। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर वेयर भी कर दिया करो भाई, ताकि हिम्मत बढ़ जाए। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि किस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, इस वीडियो कितने लोगों ने देखता है, तो बस एकदम बढ़िया मजा आ जाता। ठीक है, ये वीडियो सबसे ज़्यादा चला है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इस वीडियो में मेरे लिए क्या खास रहा, मैंने इस वीडियो में क्या समझाया होगा, है ना। कि बच्चों को ज़्यादातर कौन सा वीडियो पसंद आया है, कितने बच्चों ने इस फला वीडियो को ज़्यादा पसंद किया है, ढिकड़ा वीडियो को शेयर किया है। ठीक है, तो इसलिए भाई आप लोग मुझे बता करो अपने मन की बात कि वीडियो के प्रति आपका क्या ख्याल है। ठीक है, अच्छा चलो भाई, चलते चलते क्वेश्चन और देख लेते हैं। नति कोण, अगर मैं यहाँ नति कोण की बात करूँ तो नति मीन्स नमन करना, नति मीन्स नमन करना। अगर मैं यहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बना दूँ, क्या ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो बार बार जो क्षैतिज तल से झुकाव कोण होगा वही हमारा नमन, ऐसे नमन करना। ठीक है, नति मीन्स नमन करना, ऐसे नमन करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नति कोण। नति मीन्स नमन करना। ठीक है, तो नति कोण, नमन कोण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और वही फिर सेम क्वेश्चन, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि